दोस्तों, आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग होंगे तो आपने उनके मुंह से जरूर सुना होगा कि जीवन में अस्पताल और कचहरी के चक्कर ना लगे तो अच्छा है। लेकिन आज के युग में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अस्पताल के चक्कर ना काट रहा हो या कचहरी के मामलों में ना फंसा हो। जब भी व्यक्ति किसी आदमी से, किसी सिस्टम से परेशान होता है तो वो कहता है कि मैं इसे कोर्ट में देख लूंगा, इसकी सारी अकड़ कोर्ट में निकलेगी। ऐसा वो क्यों कहता है, आपने कभी सोचा? क्योंकि उसे हमारी न्यायपालिका, हमारे जुडिशियल सिस्टम पे बहुत विश्वास होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत सारे सवालों से घिरा हुआ है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो न सिर्फ एक जज के फ्यूचर से रिलेटेड है, बल्कि हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम और उसकी क्रेडिबिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। एक ऐसा डेवलपमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे सवालों के जवाब को ढूंढ रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बात है मार्च महीने की, जब जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर में आग लग गई थी। आग बुझाने के लिए एज यूजुअल फायर ब्रिगेड की टीम आती है और उनके घर के बाहर वाले कमरे में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिसने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। जी हाँ, उनके घर के बाहर वाले कमरे में बहुत सारे नोटों की गड्डियां जली हुई मिलती हैं और ये फोटोज, ये सिनारियोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया हाउसेस में वायरल होती हैं। बहुत सारा क्रिटिसिज्म होता है, बहुत सारे सवाल उठते हैं। फिर ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम के पास। उस समय कोलेजियम में सीजेआई थे हमारे संजीव खन्ना सर और 4 सीनियर मोस्ट जजेस थे। उन लोगों ने इस मैटर पे अपनी जो भी राय बनाई और उसके बाद एक डिसीजन लिया कि जस्टिस यशवंत वर्मा सर को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। इस डिसीजन को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट्स ने इस पे बहुत सारा धरना प्रदर्शन किया और सवाल ये उठ रहा था कि एक जस्टिस के घर में इतना सारा कैश इस तरीके से मिला तो उस पे कोलेजियम ने ये डिसीजन ले लिया कि उनका ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट कर दे। वॉज दिस डिसीजन फेयर इनफ? बहुत सारे क्वेश्चंस और क्रिटिसिज्म के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा स्टेप उठाया। दूसरे स्टेप में उन्होंने 3 मेंबर्स की इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का गठन किया और बोला गया कि इस मैटर पे इंक्वायरी किया जाएगा। इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि हाँ भाई, दाल में कुछ काला है, लेकिन क्या काला है ये किसी ने नहीं बताया। मतलब कि वो कैश कहाँ से आया, किसका आया, इस हालत में क्यों मौजूद था, सारा मैटर किस वजह से है, इस पे किसी ने कोई बात नहीं की। इंक्वायरी का डिसीजन में लिखा गया कि इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है कि हाँ भैया, जस्टिस साहब गिल्टी हैं, उन्होंने गलत काम किया है। और फिर संजीव खन्ना सर जो उस समय सीजेआई थे, उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा सर से कहा कि जुडिशियल इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करने के लिए और इम्पीचमेंट प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए आप प्लीज इस पोस्ट से रिजाइन कर दीजिए। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा सर ने उस पोस्ट से रिजाइन नहीं किया और फिर संजीव खन्ना सर जो उस समय सीजेआई थे, उन्होंने हमारी प्रेसिडेंट साहिबा और पीएम सर को एक एप्लीकेशन लिखा, एक लेटर लिखा कि इनको इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से रिमूव किया जाए। जी हाँ, इम्पीचमेंट जो हमारे देश में अभी तक बहुत सारे जजेस के लिए इनिशिएट तो हुआ था पर कभी ये प्रोसीजर पूरा नहीं हो पाया। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा सर के केस में ऐसा लगता है कि ये हमारे देश के पहले जज होंगे जिन्हें इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से रिमूव किया जाएगा। तो इस सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलिएगा, मतलब लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इन सारे मैटर के बाद ट्विस्ट तो तब आया जब जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हुए इंटरनल कमेटी के रिपोर्ट को चैलेंज किया। उनका कहना था कि ये जो कमेटी का गठन हुआ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन को फॉलो करके हुआ है, और अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया है तो बाकी ऐसे कौन से लॉज हैं जिनको फॉलो करके आपने इस कमेटी का गठन किया था। उन्होंने हमारे फॉर्मर सीजीआई संजीव खन्ना सर के ऑर्डर को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया। उनके तरफ से जितने भी एडवोकेट्स अपीयर हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अर्जेंट हियरिंग की डिमांड की है।
जस्टिस यशवंत वर्मा सर ने तो सुप्रीम कोर्ट में यहाँ तक कह दिया कि ये जो इन हाउस कमेटी बनी थी ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स उठा रहे हैं और ये इन हाउस कमेटी भी उसी का रिजल्ट है। कपिल सिब्बल सर, जो कि जस्टिस यशवंत वर्मा सर के साइड से सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए, उन्होंने कहा कि हम ऑन द बिहाफ ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जज, क्योंकि कुछ इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए हमारा डिमांड है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया जाए एज सुन एज पॉसिबल। फिर ये मैटर को रखा गया हमारे इस समय के सीजेआई बी.आर. गवई सर के सामने, जस्टिस के विनोद चंद्रन के सामने, जस्टिस जोए मलय बख्शी के सामने। लेकिन फिर से एक ट्विस्ट आता है इसमें, जब हमारे सीजेआई बी.आर. गवई सर ने बोला कि मैं इस मैटर में सुनवाई नहीं करूंगा। उनका कहना है कि जो ये कमिटी थी इसमें मैं भी पार्ट था, इसलिए इस मैटर में सुनवाई करना ठीक नहीं होगा मेरा, लेकिन हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन एज सुन एज पॉसिबल हम जरूर करेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा सर के खिलाफ जो इंक्वायरी हुई थी, उस कमेटी रिपोर्ट में कहा गया कि उस समय जस्टिस यशवंत वर्मा सर का जो बिहेवियर था वो बहुत अनयूजुअल था। जो भी कैश बरामद किए गए थे उनके घर से, वो उनके घर के उन प्रेमाइसेस से किए गए थे जो उनके कंट्रोल में था। और साथ ही साथ बर्डन जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा सर के ऊपर ही डाला गया कि आप प्रूव करो कि ये पैसे, ये कैश आपके घर में कैसे आए। इन सारे सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब जस्टिस यशवंत वर्मा ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने जो इन हाउस मैकेनिज्म बनाया था, हमने इस पिटिशन को फाइल किया है, इसका पर्पस था इंटरनल कंप्लेंट्स को एड्रेस करना। लेकिन जो ये इन हाउस कमेटी बनाया गया, इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को डिसोबे किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया है। उनका कहना है कि ये कमेटी किस प्रावधान के तहत बना, हमें ये बताया जाए। साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि क्या इस कमेटी का पहले से ही कोई प्री डिसाइडेड माइंडसेट था जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया कि मुझे इम्पीच किया जाए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आर्टिकल 124 और 218 का वायलेशन किया गया है इस कमेटी द्वारा, जो पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव पावर देता है कि आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज या किसी भी हाई कोर्ट के जज को आर्टिकल 124 और आर्टिकल 218 को फॉलो करते हुए रिमूव कर सकते हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट में भी पूरा एक प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कि आप किस तरीके से जजेस को रिमूव कर सकते हैं। तो फिर ये इन हाउस इंक्वायरी कमेटी कहाँ से आया? उनका ये भी कहना है कि जो भी प्रोसेस या जो भी स्टेप्स हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिसोबे कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस मुद्दा है और इसके माध्यम से बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जैसे कि क्या वो इंक्वायरी फेयर थी, क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया गया था, क्या एक सिटिंग जज को हम इस तरीके से इम्पीच कर सकते हैं, क्या ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनल होगा या नहीं होगा। इन सारे सवालों के जवाब देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के वो बेंच जिसका गठन होगा सुप्रीम कोर्ट में, और उस बेंच के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि इन सारे सवालों के क्या जवाब हैं। लेकिन एज अ लॉ स्टूडेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इम्पीचमेंट के प्रोसेस क्या हैं, क्या क्या प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे समझ लें। तो देखिए, जो इम्पीचमेंट वर्ड यूज किया जा रहा है ना, इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जजेस के लिए कोई भी डायरेक्ट मेंशनिंग नहीं है। ये वर्ड आर्टिकल 61 में यूज किया गया था प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए। ये वर्ड जजेस के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 124 और 218 का मार्जिनल नोट पढ़ेंगे तो वहां क्लियरली रिमूवल ऑफ जजेस की बात की जा रही है कि हम जजेस को इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है ना इम्पीचमेंट का, ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है जिसके माध्यम से हम किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हैं फॉर प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब आ जाता है कि आपने एथिक्स को वायलेट किया है, या आप करप्शन के किसी मैटर में आ गए हैं, या आपने पब्लिक के ट्रस्ट को तोड़ा है। और जब हम इनकैपेसिटी की बात करते हैं तो जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया
गया है उसको आप एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं किसी मेंटल या फिजिकल इशू के वजह से, तो इम्पीचमेंट के प्रोसेस को हम फॉलो करके किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को तब रिमूव करते हैं जब उनका मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो गया हो या जब उनकी इनकैपेसिटी प्रूव हुई हो। ध्यान रहे कि इम्पीचमेंट वर्ड जो है ये प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, हमारे जजेस के लिए आज भी रिमूवल ऑफ जज ही लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये प्रोसेस क्यों लाया गया था? ताकि हम जुडिशियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सके बिना किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के। तो आई होप इम्पीचमेंट क्या होता है ये आपको पता चला होगा। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन की बात करते हैं तो आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में बात किया गया है कि हम जजेस को रिमूव कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ हम काम कैसे करते हैं, जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के फ्रेमवर्क को भी फॉलो किया जाता है। आर्टिकल 218 एक्सटेंड होता है हाई कोर्ट के जजेस के लिए, लेकिन जब हम आर्टिकल 124 का क्लॉज 4 पढ़ते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल की प्रोसेस को बताता है। तो कहते हैं जज को रिमूव करने के लिए 2 ग्राउंड्स होते हैं। पहला तो कि उनका मिसबिहेवियर प्रूव्ड हो, जिसमें सीरियस एथिकल मिसकंडक्ट या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो, या वो करप्शन के मामले में फंसे हों। इनकैपेसिटी में मतलब जिस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए उनको नियुक्त किया गया है वो नहीं कर पा रहे हैं किसी फिजिकल या मेंटल रीजंस की वजह से। इम्पीचमेंट प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो ये कैसे होता है, तो देखिए इसके लिए एक मोशन को इनिशिएट किया जाता है। किसी भी हाउस में आप कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में, पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि लोकसभा के 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनका सपोर्ट होना चाहिए और राज्यसभा के कम से कम 50 एमपीज का सपोर्ट होना चाहिए। मतलब वो एक मोशन होता है, एक एप्लीकेशन होता है जिसपे 50 एमपीज ने साइन किया हो कि हाँ इम्पीच करो इन जज को, हम रेडी हैं, हमारी इसमें सहमति है। और आपको बताऊं जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में ऐसा ही है। राज्यसभा से 50+ एमपीज का साइन है कि हाँ इन जज साहब को आप इम्पीच करिए, और लोकसभा से भी 100 एमपीज की सहमति है कि हाँ इनको आप रिमूव करिए। ध्यान में रहिए जो मोशन है ना, ये सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा? अगर ये मोशन लोकसभा में इनिशिएट होता है तो वहां के स्पीकर का काम है कि इसको वो एक्सेप्ट करे, वो बाउंड नहीं है, वो चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर राज्यसभा में इनिशिएट होता है तो राज्यसभा के चेयरमैन जो होंगे वो इस मोशन को एक्सेप्ट करें। अगर वो करना चाहते हैं तो वो चाहेंगे तो वो उसे रिजेक्ट कर सकेंगे। ऐसा हुआ भी था सीजीआई दीपक मिश्रा के केस में, जब उस समय हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, मतलब जो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, एम वेंकैया नायडू सर ने, उन्होंने उस मोशन को रिजेक्ट कर दिया था जब वो राज्यसभा में इनिशिएट हुआ था। और आपको पता भी है कि मॉनसून सेशन चल रहा है, जस्टिस हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जगदीप धनखड़ सर, उन्होंने राज्यसभा से रिजाइन भी दे दिया है। तो आपको पता है कि ये मोशन कहाँ इनिशिएट होगा? हमारे पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में होगा। जिस भी हाउस में ये इनिशिएट होगा वहां का स्पीकर या वहां का चेयरमैन इस मोशन को एक्सेप्ट करेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। और एक क्या कंडीशन है कि 100 एमपीज ऑफ लोकसभा एंड 50 एमपीज ऑफ राज्यसभा, इनकी सहमति होनी चाहिए किसी भी जज को रिमूव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिर एक इंक्वायरी कमेटी का गठन होता है। उस इंक्वायरी कमेटी में हमारे सीजेआई होते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट होते हैं। और इस इंक्वायरी कमेटी का गठन होता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत। ये इंक्वायरी करते हैं, ये उन फैक्ट्स को फाइंड करते हैं जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ले पाएं कि हाँ इस जस्टिस ने या इस जज ने कुछ गलत काम किया है, या इन्होंने किसी तरीके से कोई मिसबिहेवियर किया है, या ये इनकैपेबल है या ये इनकैपेसिटी में है। तो इनका काम ये फाइंडिंग्स फाइंड करना होता है। फिर जो कमेटी की रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट के बाद पार्लियामेंट में डिबेट होता है। जब कमेटी अपनी रिपोर्ट को हाउस में सबमिट करती है, कहाँ सबमिट करेगी? जहां प्रोसेस इनिशिएट हुआ था। अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ है तो लोकसभा में उसको सबमिट करेंगे। अगर वो मोशन जो है राज्यसभा में इनिशिएट हुआ है तो राज्यसभा में उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। अगर जज गिल्टी फाउंड होते हैं तो फिर उस मैटर पे डिबेट होता है दोनों हाउसेस में। उस डिबेट के बाद
जो ये रिमूवल ऑफ जजेस का प्रोसेस है ना, ये इजी नहीं है, क्योंकि आज तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया गया है। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपको किसी जज को रिमूव करना है तो दोनों हाउसेस से हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए ड्यूरिंग द सेम सेशन। ऐसा ना हो कि मॉनसून सेशन में इस हाउस से मिल गया, दूसरे सेशन में हमें दूसरे हाउस से मिलेगा। सेम सेशन में हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस से। कम से कम 50% से ज़्यादा टोटल मेंबरशिप का उसमें सहमति होना चाहिए, जैसा पहले भी बताया। फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल होता है। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं कि भैया मोशन पास होने के बाद भी प्रेसिडेंट ही किसी जज को रिमूव करेंगे। तो जब मोशन पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, मतलब हमारे पार्लियामेंट से, तब जज को प्रेसिडेंट साहब एक ऑर्डर के माध्यम से रिमूव करते हैं। तो ये है हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि जब इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट होता है, उस प्रोसीडिंग के दौरान अगर कोई जज उस समय अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं तो वहीं पे वो पूरा का पूरा प्रोसेस बंद हो जाता है। और यही रीज़न है कि हमारे देश में आज तक किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया जा सका, क्योंकि बीच में ही लोग या तो रिजाइन दे देते हैं या उस मोशन को लोकसभा या राज्यसभा में एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता है। तो इस वजह से भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जजेस के अगेंस्ट शुरू हुआ था इम्पीचमेंट, पर ये आज तक कभी भी हो नहीं पाया सक्सेसफुली। आज तक हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद से लेके अभी तक किसी भी जज को सक्सेसफुली हम इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से रिमूव नहीं किए हैं। कुछ 6 बार ये कोशिश की गई थी। जस्टिस वी रामस्वामी जो हमारे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिनको इम्पीचमेंट फेस करना पड़ा था, पैनल ने गिल्टी तो फाइंड की थी, लेकिन मोशन लोकसभा में ही फेल हो जाता है। फिर जस्टिस सौमित्र सेन 2011 की बात है, इनको भी किसी फंड के घपले में बोला गया था कि हाँ एक्यूज हैं, पर राज्यसभा ने मोशन पास किया था, लेकिन वो जब तक वो मोशन लोकसभा पहुंचता जज साहब ने रिजाइन कर दिया था। जस्टिस एस.के. गांगले, इनका भी मोशन पोस्ट इंक्वायरी के बाद ड्रॉप कर दिया गया था। फिर जस्टिस सी.वी. नागार्जुन रेड्डी सर का भी मोशन बीच में ही छोड़ दिया गया था। और फिर आते हैं जस्टिस दीपक मिश्रा सर का जो मोशन था, उसको तो राज्यसभा के चेयरमैन, मैंने बताया, वेंकैया नायडू सर ने ही रिजेक्ट कर दिया था, उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था। तो ये कुछ इम्पीचमेंट के प्रोसेस हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे देश में इनिशिएट तो होता है इम्पीचमेंट, लेकिन बीच में ही उसे किसी न किसी रीज़न के वजह से रोकना पड़ता है। तो आई होप ये सारा सब कुछ आपको क्लियर होगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त, मित्र और परिवारजनों के साथ साझा करें। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की बेंच कौन सी रूलिंग, कौन सा जजमेंट, कौन सा डेवलपमेंट लेकर आती है, और वो जो भी डेवलपमेंट होगा वो हम सब के लिए एक लैंडमार्क डिसीजन बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।